ओके एवरीवन, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सैटरडे को कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे, राइट? है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे टोटल 8। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते फटाफट हेड पॉइंट्स। दैट इज, फर्स्ट वाला क्या बताया? ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, वाइडर स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देन इट इज बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। फिर क्या बताया है? रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजंस। मैनेजरियल डिसीजंस भी, फाइनेंशियल डिसीजंस भी, दोनों चीजों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर एक एक्टिविटी कब होगी? जब पैसा होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी रहेगा बिजनेस में। फिर है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। देन की पोजीशन। फिर नेक्स्ट बताया रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे आप बताओ कि जनरली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बिजनेस का? फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग के अंदर क्या चीज रहेगी? क्या पर्पस है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? लेस कॉस्ट मोर प्रॉफिट, ऑफ कोर्स। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम से कम कॉस्ट में। अच्छा, सो यहाँ पर जनरली दो ऑब्जेक्टिव आते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला आ जाता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स बढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, ईयर बाय ईयर्स, राइट? लेकिन प्रॉफिट कब बढ़ेगा? मुझे बता सकते हो कब प्रॉफिट बढ़ेगा एक बिजनेस के अंदर? इट्स सो कैजुअल क्वेश्चन यार। प्रॉफिट कब बढ़ता है? यस, एनीवन? सेल्स बढ़ाने से, ऑफ कोर्स। इनकम बढ़ाने से। जब कॉस्ट कम होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे और इनकम ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स। यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या होगा? जनरली प्रॉफिट कब बढ़ेंगे कंटिन्यूअसली? कि इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। इनकम कैसे बढ़ेगी? जब सेल्स वगैरह सब चीजें बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ते रहना है हमारे को, वो देखते रहना है। प्लस कंट्रोल होना चाहिए किस चीज के ऊपर? एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। सो एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में रहेंगे और इनकम कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? अचीव होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल हो सकेगा, राइट? एंड दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। So can you term what is wealth? हम लोग क्या टर्म कर सकते हैं? वेल्थ का मतलब जनरली यहाँ पे क्या बताया हुआ है? बिजनेस के अंदर वेल्थ बढ़ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है जनरली? यस, एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? क्या टर्म करते हो वेल्थ को? नो प्राची, वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बोलेंगे ना उसको। एक्सपांशन हो रहा है ब्रांचेस एंड ऑल का। हाँ वो ठीक है विकास, आप छोटे लेवल पे बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपनीज रिलेटेड बात कर रहे हैं। कंपनीज रिलेटेड, कंपनी में वेल्थ बढ़ना किसको कहते हैं हम लोग? असेट्स बढ़ना, शाबाश, वेरी गुड आर्यन। असेट्स बढ़ना, अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज बढ़ना, असेट्स बढ़ना, राइट? देखो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर के दिमाग में दो चीजें होती है, राइट? कि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर बढ़ता जाए हमारा, और वो प्रॉफिट का वो क्या करते हैं? सारा का सारा इस्तेमाल कर देंगे? नहीं। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? असेट्स के अंदर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजर का? कि कंटिन्यूअसली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे असेट्स रिलेटेड,
जिससे क्या हो सकेगा, वेल्थ बढ़ेगी हमारी, राइट। और देखो यहाँ पे वेल्थ जो कंसीडर किया है वो इसको बोला है असेट्स वेल्थ, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है। कंपनी में अगर असेट्स बढ़ेंगे सो जनरली उसको क्या टर्म किया जा सकता है, एज अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर आपको मैं दो ऑप्शंस दूं कि एक चीज है कि प्रॉफिट बढ़ना और दूसरी चीज है प्रॉपर्टीज बढ़ना, आपको क्या चाहिए लाइफ में? आपको प्रॉफिट चाहिए कि प्रॉपर्टीज चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज कब बढ़ेगी? जब कब बढ़ेगी मुझे बताओ? जब आपका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, राइट। कंटिन्यूअसली आप प्रॉफिट्स बढ़ाओगे, कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर अगर प्रॉफिट्स आपके बढ़ते रहेंगे तो उन पैसों का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में, असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। और जितना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा उतना क्या होगा, जनरली बिजनेस की मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, उसका नाम बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका मार्केट में शेयर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स क्या होंगे, फायदे में जाएंगे। कंपनी का भी फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर्स का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर का मकसद क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि देखो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि डिविडेंड्स वगैरह भी ज्यादा मिलेंगे उनको, अच्छे से डिविडेंड्स वगैरह भी ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा, जनरली शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, राइट। तो उनका वेलफेयर करना किस रिलेटेड, इकोनॉमिकल वेलफेयर रिलेटेड। और देखो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी, शेयर मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली किसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ बढ़ रहा है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनी की गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये दो ऑब्जेक्टिव्स पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है। फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर ये दो ऑब्जेक्टिव्स एकदम फिक्स्ड रहते हैं कि भाई ये इसके ऊपर ही अपने को काम करना है। चलो तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजिंग, क्या बोला है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या बोला यहाँ पे, जनरली कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या चाहता है आखिर में, कि वो ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके ईयर बाय ईयर। थ्रू द यूज ऑफ, कैसे करेगा, थ्रू द यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे ज्यादा इनकम जनरेट हो सके और एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल हो सके। Financial management aims at economic maximization of owners who are the shareholders of the company. Following are its two approaches for this as follow. सबसे पहला बताया है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द इनकम। जो चीज आर्यन ने बताई थी और इधर विकास ने बताई, दोनों चीजें क्या बताया कि प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा, जब मैक्सिमम इनकम होगी of the company. So investor purchases the shares of the company hoping to get maximum dividend. क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी इनकम अर्न करेगा, ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ रही है और सामने एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे अभी कि सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट और ऐसे सारी प्रमोशनल स्टेप्स उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम तो बढ़ रही है लेकिन एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, तो जाके प्रॉफिट बढ़ेगा। सो उसी के बाद क्या देखेंगे कि इन्वेस्टर्स शेयर्स परचेज करेंगे। क्यों शेयर्स परचेज करेंगे? क्योंकि इस कंपनी में से उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना उनको चांसेस है डिविडेंड मिलने के।
So according to approach, company should earn maximum profit out of its available resources and dividend policy should be based on maximization of profit. क्योंकि कितना डिविडेंड देना है इस साल वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स, कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं। जितना ज्यादा प्रॉफिट्स हो पाएगा तो उतना ज्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकेंगे और डिविडेंड उनको मिलेंगे तो वो तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है कि जहां पे भी वो पैसा लगाए उसको अच्छा सा अच्छा रिटर्न आना चाहिए। आज हम लोग होंगे तो हम लोग भी तो यही सोच के पैसा लगाएंगे ना, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उसमें से रिटर्न कितना मिल रहा है, तो किसी को चाहिए वो चीज। So in addition, this approach suggests the company should accept profitable projects only. Because you know कि कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, राइट? उन प्रोजेक्ट्स में से कंपनी को कौन से एक्सेप्ट करने चाहिए जिसमें से उनको फायदा हो, जिसमें से उनको प्रॉफिट्स काफी अच्छे से हो, राइट? सो वैसे प्रोजेक्ट्स को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजर हो यार, फाइनेंशियल मैनेजर तो हमेशा यही सोचेगा ना, कौन चाहेगा कि वो लॉसेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि काफी बार होते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, क्योंकि एस्टिमेशन हम लोगों को करना पड़ता है कि आज अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, भाई कितने सालों में मुझे रिटर्न मिल जाएगा इतना। तो वो सब चीजें हम लोगों को सोच के एस्टिमेशन कर कर फिर हम लोगों को जिसमें से फायदा मिले ऐसे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे किसकी बात की है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कब बढ़ता है? अर्निंग पर शेयर का सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब बताऊं कि एक शेयर पे प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग दैट इज द राइट, यू नो के प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने बढ़ रहे हैं शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर। और एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जनरली जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। देखो इसकी फॉर्मूला आती है EPS की, हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। EPS इक्वल्स टू प्रॉफिट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बोलो या फिर अर्निंग्स बोलो, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर पे प्रॉफिट कितना बढ़ा, और ये कब होगा? जब ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता रहेगा तो हमारा EPS भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट? difference between market value and face value is the earning per share, because दोनों हम लोग निकालते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रिलेटेड, इसकी शॉर्ट फॉर्मूला है EPS की। आप देखो क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग पर शेयर। दिस इज द फॉर्मूला कि कितनी अर्निंग्स है और डिवाइडेड बाय हम लोग जो भी जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स हो, जैसे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो कंपनी के या 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो, उसको हम लोग डिवाइड करें, राइट? तो इससे हम लोगों को मिलेगा कि भाई कितना एक शेयर पे अर्निंग इंक्रीज हुआ। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर। रोहित, अर्निंग पर शेयर पे कितना इंक्रीज हुआ? तो जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स करेगी तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। जैसे मैं इधर एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल 1,50,000 अर्निंग्स है कंपनी की और नंबर ऑफ शेयर्स है फॉर एग्जांपल 1,500, तो अर्निंग पर शेयर क्या आएगा मेरे को बताओ? अर्निंग पर शेयर क्या आएगा? व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर? अगर 1,50,000 अर्निंग्स है और नंबर ऑफ शेयर्स है 1,500,
सो कितना आएगा अर्निंग पर शेयर, जल्दी बताओ। 100। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी अर्निंग्स बढ़ जाती है 2,50,000 हो जाती है, डिवाइडेड बाय 1500 शेयर्स, तो कितना होगा अर्निंग पर शेयर। अगर हमारे प्रॉफिट्स हमारे अर्निंग्स बढ़ जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो कितना है 1500 ही है, तो कितना आएगा अर्निंग पर शेयर बताओ। अप्रोक्सीमेटली 167 के आसपास। अब मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ा, किस रीजन से बढ़ा। ये 100 से 167 हुआ कैसे, हाउ। प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, अर्निंग्स बढ़े, तो यहाँ पे भी तो वही चीज लिखी है कि कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ेगा उतना अर्निंग पर शेयर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग वेल्थ को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एज दी असेट्स। कितने असेट्स। So the objective of wealth maximization is known as NPV, net present value भी उसको कहा जाता है, right? So the net present value creates wealth for the shareholders. Net present value का मतलब क्या होता है, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NPV। क्या है ये, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मुझे बताओ कि अगर हम लोगों को एक मशीनरी खरीदनी हो, राइट, वो मशीनरी की कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसकी कितना, से फॉर एग्जांपल 2.5 लाख। कितना है, 2.5 लाख की मशीन है। अब 2.5 लाख की मशीन है, वो 5 साल जितना चलेगी मशीन, क्योंकि यू नो कि उसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी, मशीन 5 साल तक चलेगी। अब 5 साल में वो मुझे रिटर्न कितना देगी, उसमें से मुझे जो अर्निंग्स होंगे वो कितने होंगे, से फॉर एग्जांपल 3 लाख। ठीक है, मुझे अर्निंग्स कितना होगा, उसमें से 3 लाख का अर्निंग होगा, उसमें से रिटर्न मिलेगा मेरे को। तो मुझे बताओ कि ये मशीन को मैं लूं, परचेज करूं कि नहीं करूं। 2.5 लाख की मशीन है, 5 साल चलेगी, 5 साल में मुझे उसमें से जो फायदा मिलेगा वो 3 लाख का मिलेगा। तो क्या मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जस्ट टेल मी। परचेज करना चाहिए, करनी चाहिए, यस। आपने क्या किया उसमें, कैसे आपने बोला कि उसको खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। क्योंकि आउटपुट क्या है, ज्यादा है, उसमें से जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो क्या है, आ रहा है अपने को इन्वेस्टमेंट में से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने 2.5 लाख का, उसमें से रिटर्न अपने को कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा एनपीवी कितना ज्यादा आया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा रिटर्न मिला मेरे को, 50,000, राइट। तो ये 50,000 वो उसको हम लोग बोलते हैं एनपीवी, उसको क्या बोला जाता है, एनपीवी। आपने क्या किया, क्या फॉर्मूला लगाई आपने जिससे आपको 50,000 रुपए मिले आंसर में, कैसे कैलकुलेशन किया बताओ। आउटपुट माइनस प्राइस ऑफ मशीन, वेरी गुड। तो एनपीवी की हमारे पास फॉर्मूला आ जाती है, जो आपने क्या किया, 3 लाख
minus 2,50,000. So this is the investment amount. कि अगर हम लोग आज एक मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मेरे को कितना मिलेगा, ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। 5 इयर्स के अंदर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, उसमें से 3 लाख का। तो आपको पता चला कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कि कितना मुझे फायदा हो रहा है इसमें से। तो आपने यही चीज की ना, 3 लाख माइनस 2,50,000। आज अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए एक मशीन में डालेंगे तो 5 सालों के अंदर मुझे इसमें से कितना अर्निंग होगा, कितना मेरे को रिटर्न मिलेगा, कितना मेरे पास आएगा पैसा, 3 लाख का आएगा, राइट। तो 50 लाख मैं फायदे में जा रही हूँ। और उसी बेसिस पे आपने मुझे चीज बोला कि हम लोग मशीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तक मशीन खरीदी नहीं है हम लोगों ने, हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। कि एस्टिमेशन क्या है, ये अपने को पता है कि भाई मशीन जो है 2.5 लाख की है। आज अगर 2.5 लाख इन्वेस्ट करूंगी तो 5 साल नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में मेरे को इसमें से 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो मैं मुनाफे में कितना चलूंगी, मैं फायदे में कितना चलूंगी, 50,000 फायदे में चलूंगी। एंड दैट इज व्हाई आपने मुझे बोला कि हम लोगों को इस साल मशीन के अंदर परचेज करना चाहिए, राइट। अभी भी किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आया ये वाला तो रेज हैंड कर सकते हो। किसको चीज समझ में नहीं आई, आप में से कोई है ऐसा जिसको कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया? मैं रिपीट कर सकती हूँ उसके लिए। यस, एनीवन? एनीवन जस्ट रेज द हैंड अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। रोहित या कोई और, मयूर, यस, एनी स्टूडेंट? क्लियर एकदम? आगे बढ़ू। अब मुझे बताओ, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा इंक्रीजिंग होगा, सो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ेगा। तो आप एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ भाई मशीन में हम लोग पैसे लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं एग्जांपल चेंज कर रही हूँ थोड़ा बहुत। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 5 साल के बाद मुझे इसमें से रिटर्न जो मिलेगा टोटल, वो मिलेगा फॉर एग्जांपल 1,50,000। वो जो मिलेगा मुझे 1,50,000। ऐसे सिचुएशन में मेरा एनपीवी क्या आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो क्या हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए ये प्रोजेक्ट को कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नुकसान में जाएंगे हम लोग, राइट। बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 लाख आ रहा है। सो हम लोगों को बिल्कुल भी इस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा, नेगेटिव में है, राइट। सो बस यही कंसेप्ट हम लोग लेकर चलते हैं असेट्स खरीदने के लिए। जब भी कंपनी को असेट्स खरीदने होते हैं उस वक्त कंपनी क्या कैलकुलेट करती है, एनपीवी कैलकुलेट करती है। और एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है जनरली कि हम लोग आज अगर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको फायदा नेक्स्ट 10 सालों में या 5 सालों में कितना मिलेगा, उसके अंदर से कितना अपने को आउटपुट आएगा। तो वो आउटपुट के बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि हम लोगों को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली फिनेंशियल मैनेजर क्या चाहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए।
क्या चाहता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। सो असेट्स रिलेटेड हम लोग ये एनपीवी वाला मेथड चलते हैं। देखो क्या लिखा है, बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स द वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स, हेंस द फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटिंग इन इंक्रीजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अगर ये एनपीवी मेरा ज्यादा होगा तो ही हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा एनपीवी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमारे असेट्स में से हमको फायदा मिलेगा, हमारे असेट्स और बढ़ेंगे। असेट्स बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स का वेलफेयर होना ही होना है। कैसे होगा शेयर होल्डर्स का वेलफेयर, क्योंकि जितने ज्यादा असेट्स होंगे उतना ज्यादा कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन, गुडविल, मार्केट प्राइस, उसका शेयर मार्केट में उस कंपनी का मार्केट प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। मार्केट प्राइस बढ़ेगा मतलब फायदा किसको, शेयर होल्डर को। अब फॉर एग्जाम्पल पहले था मार्केट प्राइस 100 रुपए, अब हो गया 150 रुपए, तो किसको फायदा हुआ, शेयर होल्डर को फायदा होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। और ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, हर साल कंपनी में असेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सो ये चीज एडॉप्ट करने से शेयर होल्डर्स का इकोनॉमिक वेलफेयर होगा ही होगा, दोनों को फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा और शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा ही होगा। So the wealth maximization approach is based on the concept of the cash flow. Can anyone tell me what is cash flow? Cash flow क्या होता है? Yes, anyone from you? What you mean by cash flow? आपका अकाउंट्स में एक चैप्टर है कैश फ्लो का, आप लोगों ने वो चैप्टर किया है? एनीवन? यस और नो? किया है आप लोगों ने चैप्टर? अभी तक नहीं किया है, राइट? अकाउंट्स में आपका चैप्टर आएगा कैश फ्लो, ठीक है? सो कैश फ्लो जनरली प्राची ने तो बताया कि दैट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना पैसा कंपनी से जा रहा है, ठीक है? आउटफ्लो मतलब अपने जेब से पैसा जाना, और आना मतलब हमारे जेब में कैश। बैंक और कैश हम लोग इधर यहाँ पे लेके चलते हैं, कैश फ्लो एक हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट वगैरह बनाते करते हैं। सो जिसके अंदर क्या होता है, आउटफ्लो का मतलब पैसा हमारे जेब से कैसे जाता है, किस किस कौन सी ऐसी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से पैसा हमारे जेब से जाता है। हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, हम लोग परचेज करते हैं असेट्स का, हम लोग एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीजें प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन परचेजिंग, वही आ गया विकास। सो परचेजिंग ऑफ असेट्स हो, एक्सपेंडिचर्स हो, प्लस यहाँ पे चीज आती है इवन डिबेंचर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब उनका पैसा लौटाया जाता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे जेब से पैसा जाता है। डिविडेंड हम लोग देते तो पैसा गया। तो ये सारे तरीके हैं जिससे पैसा जाता है, राइट? हमारे जेब से पैसा आता कैसे है, कैश इनफ्लो कैसे होता है? सेल्स करने से हमारे पास कैश आएगा। सेलिंग अभी गुड्स का हो या फिर असेट्स का हो, अपने को फायदा ही होगा, राइट? सेल्स से। और कैसे पैसा आता है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेकर चलेंगे, बिकॉज प्रॉफिट इज द डिफरेंट थिंग। हम लोग यहाँ पे कंसिडर क्या करते हैं कैश फ्लो के अंदर, कि कैश कितना आया कितना गया, इस चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। जब शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स परचेज करते, नो विकास, कंपनी जब शेयर्स के थ्रू
मार्केट से, जनरल पब्लिक से पैसा रेस करती है, तब उसके पास पैसा आता है। पब्लिक रेजिंग, यस। कंपनी, हम लोग कंपनी के इधर बात कर रहे हैं विकास, शेयर होल्डर रिलेटेड बात नहीं कर रहे हम लोग। कंपनी में कैश आता कब है, जाता कब है। जाता हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं। अब आता जो आपने बोला कि भाई कैश कैसे आएगा, सेल्स के थ्रू आएगा। देन दूसरा जो चीज आपने बताया कि पब्लिक के थ्रू पैसा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा रेस करने के लिए मार्केट में शेयर्स इशू करती है, जो बहुत सारे जनरल पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स है, उसको खरीदते हैं और अल्टीमेटली कंपनी के पास पैसा आता है, राइट। सो एक ये तरीका है कि भाई शेयर्स के थ्रू पैसा आया कंपनी में, डिबेंचर्स इशू करने से पैसा कंपनी के पास आया, देन प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से कंपनी के पास पैसा आया, सेल्स करने से कंपनी के पास पैसा आया, सेलिंग ऑफ गुड्स हो या सेलिंग ऑफ असेट्स हो, पैसा आएगा ही आएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो के ट्रांजैक्शंस जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और अल्टीमेटली अपने को लास्ट में पता चलता है कि हमारे हाथ में कैश कितना पड़ा है। इसके लिए हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप लोग सीखोगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर जो एनपीवी कैलकुलेट किया जाता है वो किसकी बेसिस पे किया जाता है, प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, कैश फ्लो के बेसिस पे। ठीक, ये क्या है इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ, ये कैश आउटफ्लो है कि कैश इनफ्लो है, जस्ट टेल मी। ये 2.5 लाख कैश आउटफ्लो है कि कैश इनफ्लो है? आउटफ्लो है। ये क्या है, कैश आउटफ्लो। और ये 1,50,000 क्या है, ये कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो? इनफ्लो। ये क्या है, कैश इनफ्लो। आज अगर मैं इतना कैश डालूंगी तो 5 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, कितना कैश मिल रहा है, 1,50,000। तो मुझे बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे सर्कमस्टेंस में, डिसीजन क्या लेंगे, मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं कि रिजेक्ट करूं? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो मुझे बताओ एनपीवी हम लोगों को कैसे मिला, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देखकर। तो आपके बुक के अंदर चीज क्या लिखी है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है, ये जो कंसेप्ट है, वो किसके ऊपर बेसिस करता है, कैश फ्लो पे। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इसी एनपीवी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो के बेसिस के ऊपर। तभी यहाँ पे पॉइंट आपके अंदर डाली है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है वो किसके ऊपर बेसिस है। तो आपका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर, किसके ऊपर बेसिस है? यस, कैश फ्लो के ऊपर बेसिस है। मीटिंग है ना एंड होने वाली है, 10 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाना क्योंकि पीछे एक छोटा सा पैराग्राफ है, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो देख रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोगों को एनपीवी मिल रहा है, और एनपीवी के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो मैं नुकसान में जाऊंगी, मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो हम लोग हमेशा ऐसे
इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें से ज्यादा